हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार के लिए विज्ञान विषय की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करेंगे। और कल जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, कल का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसके अंतर्गत मैंने साबुन के बारे में बात करी थी, सॉप के बारे में बात करी थी। आज हम सॉप के साथ में डिटर्जेंट जो बनता है उस डिटर्जेंट की आज अपन बात करने वाले हैं। डिटर्जेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, डिटर्जेंट के कितने प्रकार हैं और किस प्रकार से डिटर्जेंट जो होता है, अपमार्जक जो होता है, वो कपड़ों को साफ करता है, इसके बारे में अपन पूरा प्रोसेस समझेंगे। और आपको बता दूं कि साबुन और अपमार्जक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आपके सामने है आपका अपमार्जक। एक बार मैं स्क्रीन के ऊपर इसको पूरा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। ठीक है, ये लीजिए आ गया। अब देखिएगा, बात करते हैं अपमार्जक की। अपमार्जक यानी जिसे अपन डिटर्जेंट कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से याद रखने के लिए ना, केवल और केवल साबुन का चूर्ण अगर बना देवे तो क्या होगा, पाउडर बन जाएगा, एकदम चूर्ण बन जाएगा। और उस पाउडर को ही अपन एक तरह से अपमार्जक कहते हैं। तो अपमार्जक जो है वो क्या होते हैं, तो साबुन जो है वो तो एक ठोस पदार्थ होता है, यानी एक पूरे बट्टी की बट्टी बनाई जाती है, लेकिन उसी को अगर पाउडर फॉर्म में रखा जाए तो वो होता है अपमार्जक। अपमार्जक जो है, इनका सबसे पहले जो आरंभ हुआ था वो 1920 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1920 के अंदर इनका जो है यूज होना स्टार्ट हो चुका था। 1920 के अंदर इसका यूज होना स्टार्ट हो गया था अपमार्जक का। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन तथा सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न जो होते हैं, डेरिवेटिव्स जो होते हैं, उन्हें अपन अपमार्जक कहते हैं। तो साबुन जो थे वो क्या थे, लंबी कार्बन श्रृंखला के एक वश्य अम्ल थे, उच्च वश्य अम्ल थे। ठीक है, लेकिन अगर बात करें अपमार्जक की, तो अपमार्जक जो है लंबी कार्बन श्रृंखला है इसके अंदर भी, लेकिन ये होते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फोनिक अम्ल जो होता है उसके व्युत्पन्न होते हैं, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। इन्हें अपन जो है साबुन विहीन साबुन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इनको अपन? साबुन के बिना साबुन। मतलब इसके अंदर साबुन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये काम किसकी तरह करते हैं, साबुन की तरह काम करते हैं, कपड़ों को साफ करने का काम करते हैं। इसलिए अपन इन्हें साबुन विहीन साबुन कह सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं। आपको पता होगा, कल मैंने बताया था कि साबुन जो है वो आपके कठोर जल में काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, तो आपके उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम उपस्थित होते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो साबुन से अभिक्रिया करके अपना खुद का एक नया अवक्षेप बना देते हैं, जो कि जल के अंदर अघुलनशील होता है और कपड़ा साफ नहीं होता। इस समस्या को जो है समाप्त करने के लिए ही अपमार्जक की एक तरह से खोज हुई है। और अपमार्जक जो है वो कठोर और मृदु जल दोनों के अंदर ही अभिक्रिया कर सकता है और कपड़े को साफ कर सकता है। अगर हम उदाहरण की बात करें अपमार्जक के, तो एक उदाहरण आता है सोडियम एल्किल सल्फेट। क्या आता है? सोडियम एल्किल सल्फेट। अब जो सोडियम एल्किल सल्फेट है वो हो जाएगा ROSO3 प्लस Na प्लस। ठीक है, तो ये याद रखना कि सोडियम एल्किल सल्फेट जो है उसका फॉर्मूला क्या है, तो ROSO3 Na प्लस। ऐसे ही आ जाता है अपने पास में सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। क्या आता है? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा आपका RC6H5SO3Na। ठीक है, तो यहां पर है RO और यहां पर है RC6H5। यही इन दोनों के अंदर फर्क है, इसीलिए इसको कह रहे हैं सोडियम एल्किल सल्फोनेट और इसको कह या सल्फेट कह रहे हैं
और इसको कह रहे हैं सोडियम एल्किल बेंजीन, क्योंकि C6H5 जो है वो एक बेंजीन का फॉर्मूला है। तो आपसे बेंजीन का पूछा जाए तो याद रखना कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, और 6 के 6 कार्बन इस प्रकार से एक रिंग के अंदर जुड़े रहते हैं। ठीक, इस प्रकार से ये होता है आपका बेंजीन, याद रखिएगा इसको। इसके बाद में और एग्जांपल है आपके पास सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, या जिसे अपन सोडियम लॉरिल सल्फेट भी कहते हैं, जिसका व्यापारिक नाम है ड्रेफ्ट। क्या नाम है? ड्रेफ्ट नाम है। तो सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, या फिर जिसे अपन सोडियम लॉरिल सल्फेट कहते हैं, और जिसका व्यापारिक नाम है ड्रेफ्ट, जिसका फॉर्मूला है CH3, ठीक है, बॉन्ड CH2 होल 10 CH2 बॉन्ड O बॉन्ड SO2 बॉन्ड O माइनस Na+। अब ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो वेल एंड गुड है, नहीं याद रहे तो टेंशन में मत आना। याद रहेगा तो वेल एंड गुड इसलिए है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अपमार्जक के अंदर डीप पर जाने की कोशिश करी एग्जामिनर ने, तो ये यकीन मान के चलिए कि वो इनके उदाहरणों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। और आप लोग भी जानते हैं कि जो चीज हमें याद नहीं होगी एग्जामिनर वही तो पूछेगा। क्या एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे कि भाई बताइए अपमार्जक क्या काम आता है? सबको ही पता है जो है अपमार्जक क्या काम आते हैं, हर बच्चा क्वेश्चन टिक करके आ जाएगा। तो फिर सिलेक्शन किसका करना है किसका नहीं करना है ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है जब ऐसी टफ चीज है, जो ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, अगर आपको याद है तो आपका काम हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार से और भी मैं बता देता हूं कुछ। ठीक है, ये देखिएगा और भी है अपने पास में, खूब है। ये देखो, नेक्स्ट फोर्थ है आपका SO3O माइनस Na+, जिसमें आपका बेंजीन जुड़ा हुआ है। ये रहा बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन ही कहलाता है। ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर दिखे, ये बीच में गोला, ये बेंजीन ही है। ठीक है ना, ये रहा जो कि सी, फिर ये पूरा कंपाउंड जुड़ा हुआ है इतना बड़ा, पढ़ने की जरूरत है नहीं, नाम याद रखना है अपने को। तो इसमें है सोडियम पैरा 1357। अब ये पैरा, मेटा और ऑर्थो क्या होते हैं? तो ये यहाँ पर जो कंडीशंस है, जैसे यहाँ कोई कंपाउंड जुड़ा है तो ऑर्थो, यहाँ है तो मेटा, यहाँ है तो पैरा। ठीक है, तो पैरा, मेटा, ऑर्थो, ये 3 अलग अलग स्थानों के नाम है बेंजीन के अंदर। अगर जस्ट इस सेंटर वाले के पास है तो ऑर्थो, मेटा, फिर पैरा, ऐसे इस सीक्वेंस के अंदर ये चलते हैं, तो याद रख लेना। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन होती है। तो पैरा पे है 1357 प्रेडा मेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट, जिसका व्यापारिक नाम जो है वो है नेकोलॉन या फिर सेंडामर्स। तो सेंडामर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि सेंडामर्स है क्या? तो सेंडामर्स एक अपमार्जक है, और सेंडामर्स अगर एक अपमार्जक है तो इसका दूसरा नाम, व्यापारिक जो नाम है वो क्या है? तो नेकोलॉन है। क्या नाम है? नेकोलॉन है। इसका या सेंडामर्स का, नेकोलॉन या सेंडामर्स का एक रासायनिक नाम जो होता है, जो कि बताया मैंने, क्या है? बहुत ही बड़ा नाम है, सोडियम पैरा 1357 ट्रेडा मेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट। अब ये नाम आप 2 बार 3 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, फिर आपको जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये सेंडामर्स का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक या केमिकल नेम कहते हैं, वो पूछ सकते हैं, या जो है नेकोलॉन का ये साइंटिफिक नेम है तो ये भी पूछ सकते हैं। ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में सीधे सीधे, थोड़ा सा अगर अपर लेवल पर जाए तो। ठीक है, उपयुक्त प्रकार के अणुओं का एक सिरा जो है वो आयनिक होता है, और हम देख ही रहे हैं सभी जगह पर, एक जगह O माइनस Na+ था, कहीं पर SO3+ Na+ था, तो एक भाग जो होगा वो आयनिक भाग होगा। ठीक है, और वो जो होगा आयनिक भाग वो होगा जल स्नेही। तो आयनिक भाग जो होता है अपमार्जक का, वो जल स्नेही होता है, यानी कि पानी से प्यार करने वाला होता है। यानी कि यह वाला भाग जो है, जो भी आपके कपड़े के ऊपर दाग है, उस दाग के अटैच में नहीं आता, उसका उल्टा वाला भाग दाग के अटैच में आएगा, और जो पानी से प्यार करता है वो पानी के अंदर रहेगा, दाग के अटैच नहीं होगा। समझ में आ गई बात? मतलब ये अगर दाग है ऐसे मान लो, तो ये जैसे एक कोई अब जुड़ गया, ऐसे एक ये साबुन का एक में एक छोटा सा अणु जुड़ता है,
तो ये वाला जो भाग है इधर जो जुड़ा है वो है जल विरोधी, और ये वाला भाग है जल स्नेही, जो कि एक होगा आयनिक भाग। कैसा भाग होगा? आयनिक भाग होगा। समझ में आ गई बात? याद रखिएगा। और जो आयनिक भाग होता है उसी को अपन शीर्ष या फिर सिरा कहते हैं, क्योंकि ये यहीं से तो शुरू हो रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? सिर या शीर्ष कहेंगे। ये कल भी बताया जा चुका है आपको, आपके साबुन वाले लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। जबकि जो शेष भाग होगा वो एक लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला होगी। देख लो पूरी शेष भाग इतनी लंबी श्रृंखला है, और यह श्रृंखला जल विरोधी होगी। कैसी होगी? जल विरोधी होगी। जल विरोधी है इसीलिए तो उस गंदगी के अंदर घुसना चाहती है, लेकिन पानी से बचना चाहती है। उस गंदगी के अंदर घुस करके फिर उस गंदगी को बाहर लाती है, और जो कि कैसी होती है? अध्रुवीय होती है। जल विरोधी भाग जो है वो पूछ कहलाता है। तो जल स्नेही भाग जो है वो सिर या शीर्ष कहलाएगा, और जल विरोधी भाग जो है वो क्या कहलाएगा? पूछ कहलाता है, अध्रुवीय होता है। और आयनिक भाग क्या कहलाएगा? जल स्नेही कहलाएगा। जो कि क्या करेगा? चिकनाई एवं तेलीय जो अशुद्धियां हैं कपड़े के अंदर उसके साथ में विलयशील होती है, और स्पष्ट है कि इनकी संरचना भी साबुन की भांति ही बनती है। तो आपने देखा कि विलयशील होती है, इस प्रकार की पूरी संरचना याद दे रखी है। ये देखो, ये रहा आयनिक भाग जो कि क्या है? एक शीर्ष है, और ये रहा पूछ जिसे अपन सह संयोजक भाग कह रहे हैं। ये वाला जो भाग है आयनिक भाग, ये जल स्नेही होता है। कैसा होता है? जल स्नेही होता है, पानी से प्यार करने वाला होता है। वहीं पर ये वाला जो भाग है ये होता है जल विरोधी। कैसा होता है? जल विरोधी। और ये क्या करता है? जो तेल है या फिर जो चिकनाई है, जो अपनी कपड़े के ऊपर लगा हुआ दाग है, जो गंदगी है, उसके साथ में अटैच होता है, उससे चिपकने का काम करता है। ठीक है, चलिए। तो ये कैसे सफाई करेगा? ये भी साबुन की तरह ही करेगा भाई। अब ये गंदगी से अटैच हो जाएगा, फिर अटैच होने के बाद में क्या करेगा? अटैच होने के बाद क्या करेगा? जैसा कि मैंने बता दिया, एक दो बार आप पानी में से ऐसे झटके दोगे, क्या करेगा? गंदगी को जो है एकदम से झटके के साथ बाहर लेकर के जाएगा, और वो कपड़े में से पूरा गंदगी जो है साफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? याद रखिएगा। इनकी कार्यप्रणाली भी साबुन की भांति ही होती है। आयनिक अशुद्धियों को जल स्नेही भाग घुल कर हटाता है, जबकि तेलीय अशुद्धियों को जल विरोधी भाग जो है वो घुल कर हटा देता है। और हाथ से रगड़ने या मशीन में हिलाने से ये गंदगी छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर कपड़े को साफ कर देती है। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर एकदम लिखा हुआ है। नोट्स आप जब लोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर ये नोट्स कैसे मिलेंगे? तो देखिए, नोट्स आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पर। मैसेज करिएगा, पेड नोट्स है, पहले ही बता दूं, 7073153937। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और आपको जो है वहां पर बता दिया जाएगा कि पे किस पर करना है, और आपको नोट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ जाता है अपने पास में अपमार्जक जो है। जैसे साबुन के दो प्रकार थे, एक कठोर जल वाला, एक मृदु जल वाला, वैसे ही अपने पास में क्या है? तो अपने अपमार्जक के भी प्रकार है। कितने प्रकार है अपमार्जक के? तो सर अपमार्जक के तीन प्रकार है। कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। ठीक है, अभी अच्छे से एकदम समझ में आएगा। और ये भी बता दूं, अपमार्जक और साबुन और इनको इतना ज्यादा डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आप यूट्यूब पे पढ़ के देख लो, आपको पता चल जाएगा। अपमार्जक के प्रकारों की बात करें तो अपमार्जक के कितने प्रकार हैं? तो अपमार्जक के तीन प्रकार हैं। अभी जस्ट बताया कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? एक होता है ऋणायनी, एक होता है धनायनी, जिनके बारे में अभी अपन आगे बात करेंगे। अब ऋणायनी अपमार्जक के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो ऋण आयन वाले अपमार्जक हैं उनकी बात करते हैं। तो इस श्रेणी में एल्किल अथवा एरिल सल्फेट के सोडियम लवणों को लिया जाता है। तो जो हमारा सॉरी ऋणायनी अपमार्जक होते हैं, इस श्रेणी के अंदर एल्फिल या फिर जिसे अपन कहते हैं एरिल सल्फेट, ठीक है, एल्फिल या एरिल सल्फेट, उसके जो सोडियम लवण होते हैं उनको लिया जाता है, और जो कि सर्वाधिक चलन में है। स्पष्ट है कि इसके शीर्ष भाग पर ऋणावेश उपस्थित होता है।
तो बेसिकली ये जो ऋणायनी, धनायनी और उदायसनी ये जो नाम दिए जा रहे हैं अपमार्जकों के, ये किस आधार पर दिए जा रहे हैं या किस आधार पर इनको बांटा गया है? तो ये जो भी अपमार्जक है अपने पास, उन अपमार्जक के पास में आप सभी लोग जानते हैं कि एक भाग होता है आयनिक और एक भाग होता है अध्रुवीय। ठीक है, जो आयनिक भाग होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं चार्ज लगा हुआ होगा, तभी तो आयनिक कह रहे हैं। तो अगर ऋणायन लगा हुआ है तो ऋणायनी कहते हैं, और पॉजिटिव आयन लगा हुआ है तो धनायनी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो बस ये आपको याद रखना है कि जो आवेश लगा हुआ है उसके आधार पर इनको बांटा गया है। तो इसके शीर्ष भाग पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। ठीक है, सोडियम लॉटिल सल्फेट एवं सोडियम पैराडोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट इसी प्रकार के अपमार्जक हैं। तो ये दो नाम याद रखना। अगर पूछ ले वे निम्न में से कौन सा ऋणायनी अपमार्जक है, तो पहला तो अपमार्जक आप याद रखना कौन सा है? सोडियम लॉटिल सल्फेट। कौन सा है? सोडियम लॉटिल सल्फेट। और दूसरा है आपका सोडियम पैराडोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। कौन सा है? सोडियम पैराडोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। अब इनके ये फॉर्मूले भी है अपने पास में, है ना? ये देख लीजिए कैसे दिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप आसानी से। ये रहा, ये है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ये क्या है? सोडियम लॉरिल सल्फेट, जो कि है CH3CH2 होल 11 बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O माइनस Na। ठीक है, और इधर है एक सोडियम पैरा एन डोडेसिल बेंजील सल्फोनेट, जिसका सूत्र ये रहा CH3CH होल 11, फिर आपका बेंजीन जोड़ दीजिए, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन O माइनस Na प्लस। क्लियर? तो ये क्या है? सोडियम पैरा डोडेसिल बेंजील सल्फोनेट। अब ये सर एक बार में याद नहीं होंगे, सीधी सी बात है ना? हाँ, ये मत सोचना कि एक बार में याद हो जाएंगे आप सभी को। जब हमें एक बार में याद नहीं हुए तो आप भी भाई देखो, एकाग्रचित कितना भी हो जाए इंसान, ऐसे टफ नाम साइंस के एक बार में याद नहीं होते, दो दो तीन तीन बार आपको लिखना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं धनायनी अपमार्जक के बारे में। तो इन अपमार्जकों की अपमार्जन जो क्रिया है, अपमार्जन क्रिया तो समान ही होती है, लेकिन इनके अंदर अपमार्जन करने वाला जो आयन है वो कैसा होता है? धनायन होता है। इसके अंदर जो शीर्ष भाग होगा वो कैसा होगा? धनायन होगा। और उसके अंदर कैसा था? ऋणायनी अपमार्जक के अंदर ऋणायन था। बस यही तो फर्क है, मैंने बता ही दिया। और ये सामान्यतः जो है चतुष्क अमोनियम स्वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? चतुष्क अमोनियम होते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा, ये फॉर्मूला RCH2 होल Na प्लस CH3 होल 3Cl माइनस। तो ये आपका किसका उदाहरण है? धनायनी अपमार्जक का उदाहरण है। इसके बाद में अनआयनिक अपमार्जक या उदासीन अपमार्जक भी कह सकते हैं। तो अब क्या हुआ है कि अत्याधुनिक एकदम जो लेटेस्ट मॉडर्न एरा है, उस मॉडर्न एरा के अंदर ये अपमार्जक पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? उदासीन अणु से युक्त होते हैं। और इनमें अपमार्जन क्रिया के लिए आवश्यक जल स्नेही सीरा जो होता है, भाई आपके क्रिया करने के लिए एक जल स्नेही सीरा होगा, एक जल विरोधी सीरा होगा। तो जल स्नेही सीरा जो होता है वो किसी आवेश के द्वारा आवेशित होने के स्थान पर इस प्रकार का बहुक्रियात्मक समूह होता है जो हाइड्रोजन बंधन द्वारा जल में विलय हो जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं होता, नेगेटिव या पॉजिटिव आयन, बल्कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक ऐसा बहुक्रियात्मक समूह होता है। और वो समूह क्या करता है कि पानी के साथ में हाइड्रोजन बंध बना देता है। क्या कर देता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है, हाइड्रोजन बंध बना देता है। और हाइड्रोजन बंध बना करके फिर जो है सफाई होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है एकदम अच्छे से? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखिए अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। तो इसका जो प्रकार है वो ये रहा, पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला। इसका नाम देख लीजिए, ये रहा। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के एस्टर भी जो है अपमार्जक की भांति व्यवहार कर सकते हैं, और उसका उदाहरण आगे दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि अनआयनिक अपमार्जक यानी जिसके पास में कोई आयन नहीं है, उसका ये रहा फॉर्मूला। और अगर हम बात करें
कुछ ऐसे जो है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल भी है जो एस्टर जो होते हैं उनके, एस्टर यानी अभी एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी आगे बात करेंगे, तो एस्टर भी जो है अपमार्जक की भांति कार्य कर सकता है और उसका भी उदाहरण आगे है अपने पास। अब अनायनिक क्या होता है बस ये इतना याद रखना है, ठीक है ना, ज्यादा इसमें डिटेल में मत जाना। ये रहा पेंटा एरिथ्रोटोल मोनो एल्केनोएट, ये रहा आपका क्या है, ये इसके अंदर ये वाला जो ग्रुप है ये देखो ये रहा, ये एस्टर कहलाता है, ये क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है, आर सी डबल ओ बॉन्ड ओ एस, ठीक है, ये आपका कहलाता है एस्टर। क्लियर। तो हमारे पास में कभी कभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के जो एस्टर होते हैं वो भी एक अपमार्जक के रूप में काम कर सकते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल का मतलब है कि जो OH ग्रुप है वो ज्यादा हो, पॉली मतलब ज्यादा, बहु है ना, तो ये रहे देखो एक OH 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 OH, तो ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के पूरे ग्रुप है ये बेसिकली किसके साथ अटैच्ड है, इस एस्टर के साथ में, और इस प्रकार से हम एक जो है नए अपमार्जक, जिन्हें अपन कौन से अपमार्जक कहेंगे, ये उदासीन अपमार्जक के ही उदाहरण है, ठीक है, तो ये उदासीन अपमार्जक कहलाएंगे। तो नाम याद रखना, पेंटा एरिथ्रोटोल मोनो एल्केनोएट, क्या नाम है इसका, पेंटा एरिथ्रोटोल मोनो एल्केनोएट। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ये थे आपके क्या अपमार्जक के प्रकार। अब हम जो है थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, या बस ये कहें कि ये बेसिकली वैसे RAS मेंस के लिए नोट्स था, आपके लिए है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन ये है क्या वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ये है आपका साबुन और अपमार्जक के अंदर जो अंतर होते हैं, साबुन और अपमार्जक के अंदर जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो क्या है, उसके ऊपर ये पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो है आपको नोट्स के अंदर तो ये दे रहा हूं, आप वहां पर आसानी से आपकी इच्छा हो तो एक दो बार पढ़ लेना, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, जो चीजें अभी आगे अपन ने पढ़ी है उसी को पूरा का पूरा मेंस एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जावे, हमारे इस मेंस के लिए भी तो साइंस एंड टेक पढ़ाते हैं, तो वहां पर अगर साबुन और अपमार्जक के अंदर अंतर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ ले या यूपीएससी लेवल पर जाकर के, तो वहां ये आप जो है 4-5 पॉइंटों में लिखा हुआ है, ये 5 पॉइंट है बेसिकली, एक यहाँ है, दो, फिर ये 3, ये 4, 5 नीचे, ठीक है, 5 पॉइंटों में साबुन और अपमार्जक में पूरा डिटेल में अंतर दे रखा है, जो आप पढ़ सकते हैं आपकी इच्छा हो तो, बाकी ऑब्जेक्टिव में इसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। अब देखिए आपके पास में है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, CFC और CNG, किसकी बात करेंगे अपन, CFC और CNG के बारे में बात करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसकी बात करते हैं। तो अपने पास में आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्या आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्रियोन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, फ्रियोन कहा जाता है, किसको, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक, तो पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन एल्केन जो होते हैं उनको अपन फ्रियोन कहते हैं, और कार्बन परमाणु से जब क्लोरीन या फिर फ्लोरीन जुड़ करके यौगिक का निर्माण करते हैं, इन यौगिकों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC कहते हैं, जिन्हें अपन फ्रियोन भी कहते हैं। तो आपका जब कार्बन परमाणु क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों से जुड़ता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का निर्माण करता है, और यही जब अधिक संख्या में जुड़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं उन्हीं का अपन ने बाद में नाम दे दिया शॉर्टकट, क्या, फ्रियोन्स, क्या नाम दे दिया, फ्रियोन्स नाम दे दिया। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहो चाहे जिन्हें अपन फ्रियोन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रियोन है या जो CFC है उनका निर्माण कैसे होगा, उनको बनाया कैसे जाता है, तो कार्बन टेट्रा क्लोरेट ले लो एक, तो क्या, CCl4, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर 4 का मतलब होता है टेट्रा, ये याद रखना, थोड़ी थोड़ी चीजें है ना केमिस्ट्री से रिलेटेड, ताकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसका आंसर पता नहीं चल रहा हो लेकिन थोड़ा बहुत हिंट मिल रही हो, तो आप जो है उस क्वेश्चन को रिलेट कर सके केमिस्ट्री की लैंग्वेज से और आंसर निकाल पाए। ऑप्शन कई बार ऐसे आ जाता है ना, तो जैसे टेट्रा वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है कि कोई भी चीज 4 बार है, जैसे यहाँ क्या लिखा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो इसका मतलब हुआ
कार्बन एक बार है, और टेट्रा क्लोराइड यानी 4 क्लोराइड यूज होंगे, तो CCl4। अब जब अपन इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड दोनों एक एक बार है तो HF, तो इससे जब करवाई तो एंटीमनी क्लोराइड SbCl5 की उपस्थिति में करवाने पर फ्रियोन 11 जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो याद रखना, जब हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में एंटीमनी क्लोराइड के साथ SbCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं, Sb मतलब एंटीमनी, SbCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, CCl3F। एक तो क्या मिलता है, CCl3F, यानी कि ट्राई क्लोरो और मोनोफ्लोरो मेथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथेन हो गया, एक फ्लोरीन है तो मोनो वर्ड यूज होगा, और 3 क्लोरीन है तो ट्राई वर्ड यूज होगा। तो ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन, जिसे अपन नाम दे रहे हैं फ्रियोन 11। क्या नाम दे रहे हैं, फ्रियोन 11। और साथ में एक HCl और मिलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। सर इसे फ्रियोन 11 नाम क्यों दिया है, किस फ्रियोन का नाम क्या होगा, ये मैं अभी आगे आपको पूरा का पूरा टेबल के अंदर समझा रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है ना। फ्रियोन होता क्या है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता क्या है, ये समझ में आ गया। तो जब कार्बन अपने क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ जुड़े तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, जिसे अपन फ्रियोन भी कहते हैं। और अपन जो है फ्रियोन 11 कैसे निर्माण करते हैं, तो जब अपने पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी कि SbCl5, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यानी एंटीमनी एक है और 5 क्लोराइड है, तो SbCl5 के साथ उपस्थिति में करवाते हैं, तो क्या मिल जाता है, तो मिलता है ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन। एक कार्बन है इसलिए मेथेन वर्ड यूज हुआ है, ट्राई यानी 3 क्लोरीन है, और एक मोनो वर्ड यूज हुआ क्योंकि फ्लोरीन एक है, तो ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन, जिसे अपन फ्रियोन 11 नाम दे रहे हैं, और इसके साथ मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये फ्रियोन 11 नाम क्यों दिया है, भी आगे डिस्कस करता हूं। देखिए, अब हम बात करेंगे फ्रियोन के नामकरण को लेकर के, और मुझे उम्मीद है कि इसके नामकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। तो फ्रियोन का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन, ठीक है। तो फ्रियोन के अणु सूत्र में कौन कौन उपस्थित होगा ये तो आपको पता चल ही गया। फ्रियोन यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब है क्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा और क्लोरीन होगा, ठीक है। कार्बन होगा, क्लोरीन होगा और फ्लोरीन होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या का निम्न अनुसार प्रयोग करते हुए फ्रियोन का नामकरण करते हैं। तो अब इसके अंदर देखो, हाइड्रोजन सर कहां से आया, अरे भाई हाइड्रोजन भी आएगा, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे नए नए और भी तो अपन अभी जो है देखेंगे, तो वहां पर जो है अपने को देखने को मिलेंगे। तो फ्रियोन फिर जो है नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन XYZ। अब फ्रियोन XYZ बना दिया अपन ने एक फॉर्मूला। अब इसमें x की वैल्यू जो होगी वो रखेंगे, y की वैल्यू जो होगी वो रखेंगे, और z की वैल्यू, उससे निकल कर क्या आएगा, एक फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा, और वही नाम रख देंगे। जैसे CCl3F का नाम क्या है, फ्रियोन 11। तो ऐसे ही अपन ने अब जनरल लिखा है कि फ्रियोन XYZ होगा, जिसमें x किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो फ्रियोन अणु के अंदर उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को x रिप्रेजेंट करता है। x किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो x आपका रिप्रेजेंट करेगा कार्बन की संख्या को, ठीक है। फिर देखिए आप, अब आगे चलते हैं। कार्बन अपना फिक्स हो गया भाई, x रिप्रेजेंट करेगा, एक मिनट है ना, अभी व्यवस्थित होगा, एक मिनट बस। अब देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या से एक कम कर दो, वो तो हो जाएगा x। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। भाई जैसे देखो अभी जस्ट पीछे क्या था, CCl3F था, तो उसमें कार्बन कितना, एक, और एक में से एक गया तो जीरो, यानी वहां पर कार्बन अब कितने हो गए, फ्रियोन के अंदर जो फॉर्मूला लिखेंगे XYZ में, तो x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू क्या होती है, तो फ्रियोन अणु के अंदर उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु होगा उससे एक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन एक भी नहीं था तो एक हो जाएगा। और z की वैल्यू मतलब फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन अणु जो है, फ्लोरीन परमाणु जो है वो कितना उपस्थित है। तो x, y और z समझ में आ गए। देखिए मैं इधर लिख लेता हूं व्हाइट पेन से,
कि फॉर्मूला क्या है, फ्लोरीन को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक एक मिनट है ना। देखिए, अपन फ्रियोन को मैं लिख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट एफ। इसके साथ में है क्या, एक्स वाई और जेड। एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी माइनस वन को। वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, एच प्लस वन को। और जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को। बस ये ध्यान रखना। तो एफ एक्स वाई जेड, उसके अंदर एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एक्स रिप्रेजेंट करेगा कार्बन से एक कम संख्या को। वाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन से एक ज्यादा को। और जेड किसको रिप्रेजेंट करेगा, फ्लोरीन की संख्या को। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलिए अब देखिएगा आप आगे, अपने पास में पूरी टेबल बनी हुई है। मुख्य फ्रियोन का कुछ जो है नामकरण करते हैं। जैसे देखो, सी एफ सी एल थ्री आ गया, और पूछ लेवे कि इसका नाम बताओ। तो सी एफ सी एल थ्री, इसके अंदर कार्बन की संख्या कितनी, एक। सी एफ यानी एक ही कार्बन, सी बस एक ही था। तो अब इसमें एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर एफ, एफ यानी कि अपना फ्लोरीन कितना है, एक, वो होता है जेड। और इसमें हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। तो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला है, हाइड्रोजन प्लस वन आता है। तो हाइड्रोजन नहीं है यानी जीरो, और जीरो प्लस वन वन, यानी कि वाई की वैल्यू हो गई वन। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सी एफ सी एल थ्री, या जो अपन ने अभी पीछे पढ़ा सी सी एल थ्री एफ जिसे कह रहे हैं, उसका नाम हो जाएगा अब क्या, फ्रियोन जीरो वन वन। अब जीरो वन वन जो है, तो जीरो का नाम, जीरो अगर देखो आगे यूज होता है तो अपन नहीं मानते ना, उसको क्या मानते हैं, नेगलेक्ट कर लेते हैं। भाई जीरो ग्यारह ग्यारह लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ग्यारह ही तो है वो, तो इसलिए जीरो नहीं लिखा है यहां पर, और इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन ग्यारह। ऐसे ही सी एफ टू सी एल टू आ गया, क्या आ गया, सी एफ टू सी एल टू। तो कार्बन कितना, एक, यानी कि वापस से एक्स की वैल्यू जीरो। फ्लोरीन कितना, दो, तो वह जेड की वैल्यू दो। हाइड्रोजन एक भी नहीं, यानी कि वो एक हो गया। तो अब इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन बारह, क्योंकि जीरो तो लेना नहीं है, और बचा क्या, एक दो, तो बारह हो गया, तो फ्रियोन बारह। ऐसे ही फिर देखो, सी टू एफ टू सी एल फोर, क्या आ गया, सी टू एफ टू सी एल फोर। अब कार्बन कितने, दो, दो में से एक गया, एक, यानी कि अब फ्रियोन, और एक्स की वैल्यू हो गई वन। वाई की वैल्यू, हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी वापस से एक ही। और फ्लोरीन कितने हैं, दो, तो ये आ गया दो, तो हो गया फ्रियोन 112। ऐसे ही फ्रियोन 113 114 115, जैसा भी आपके पास में कंपाउंड दे रखा हो, आप उसके अंदर कार्बन की संख्या गिनना, उसे एक कम कर देना, हाइड्रोजन की संख्या गिनना, उसमें एक बढ़ा देना, और फ्लोरीन की संख्या गिन करके सीधे सीधे फ्रियोन के पीछे वो संख्याएं लिख देना। आपका जो है नामकरण हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आप फ्रियोन का नामकरण कर सकते हो। और अभी तक जो है इसके सिर्फ और सिर्फ कौन कौन उपस्थित होता है, यानी कार्बन क्लोरो फ्लोरो, बस इससे रिलेटेड पूछा था। लेकिन अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। अब इसमें यही जरूर पूछा जाएगा कि इनका नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास में फ्रियोन है, इनके उपयोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इनके उपयोगों की बात करते हैं, इनके यूजेस क्या हैं। तो पहला यूजेस होता है, अकीर्य विलायक के रूप में इनको प्रयुक्त किया जाता है। किसको, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसे अपन फ्रियोन कह रहे हैं, उनका उपयोग अपन अकिर्य विलायक, यानी जो बिना क्रिया करने वाले विलायक है, बिना क्रिया करने वाले विलायक के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। और दूसरा है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शीत संग्रहागारों में प्रशीतक के रूप में, यानी कि जो हमारे पास में हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर होता है, एसी है, इसके अलावा भी कोल्ड स्टोरेज होते हैं, जहां पर जो है कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे आइसक्रीम वगैरह जैसे बनती है, तो फैक्ट्रियां जहां बनती होगी आइसक्रीम, वहां क्या बनते के बनते बाहर भेज दी जाती है, नहीं, वहां कितने ही टनों में पता नहीं कितना प्रोडक्शन होता होगा। वो प्रोडक्शन को जब खराब नहीं करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत बड़े 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 बड़े, मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे और बहुत लंबे लंबे कमरे होते हैं। उन कमरों को जो है कैसा बनाया जाता है, एकदम कूल बनाया जाता है, एकदम शीत संग्रहागार, मतलब कोल्ड स्टोरेज, वहां पर ठंडक रहती है अंदर पूरी तरह से, फिर वहां पर वो चीजें खराब नहीं होती है। इसके अलावा
फसल वगैरह इनके लिए भी जो है बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाते हैं। सरकारें वहीं पर तो जो है ये जो कम पैसों पर जैसे अनाज खरीदती है, जो इसे कहते हैं न्यूनतम मूल्य जो है ना, न्यूनतम समर्थक मूल्य, उसको खरीद करके फिर क्या करती है, वो राशन में जो बंटवाया जाता है, तो इतने साल तक अब वो खराब नहीं होंगे क्या, उनको पड़ा रखा जाता है दो दो तीन तीन महीने तक, तो वो दो दो तीन तीन महीने में खराब नहीं होते, क्योंकि उन्हें शीत संग्रहागार होते हैं, वहां रखा जाता है। और आप इसके अलावा ये देखना चाहो तो यूट्यूब पर आप अमेरिका वगैरह की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस होगी, वहां इनको अच्छे से यूज किया जाता है। इंडिया में ये चीजें डेवलप करने की जरूरत है। इंडिया में कई बार कई चीजें, जैसे फसल है, कोई आपके सब्जी है, फल है, इस प्रकार की जब खेती की जाती है, वो खराब जल्दी होती है। उसका कारण यही है कि हमारे पास में शीत संग्रहागार नहीं होते। इसके अलावा कभी हॉट संग्रहागार यानी गर्म जगह की अगर जरूरत पड़े तो वो भी हमारे पास में नहीं होती है। भाई मौसम जैसे ज्यादा ठंडा हो गया, अब फसल खराब हो रही है, उसको गर्मी की जरूरत होती है, तो हम उसे गर्मी कैसे दें, तो उसके लिए गर्म संग्रहागार होने चाहिए। वहां सभी जगह पर इन्हीं फ्रियोन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने अब सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की। किसकी बात करेंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं। तो सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। अब इसकी ये फुल फॉर्म जो है पूछी जा चुकी है कई बार एग्जामों में अलग अलग, तो अब बार बार यही चीज पूछे मुझे नहीं लगता, हाँ फिर भी याद तो रखनी है क्योंकि पूछ भी सकते हैं। तो सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है मुख्यतः एक तो मेथेन होता है और इसके साथ में कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। ये पूछा गया है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मेथेन। क्या होता है, मेथेन होता है। लेकिन क्या केवल मेथेन होता है, नहीं, इसके साथ में अन्य हाइड्रोकार्बन्स भी उपस्थित रहते हैं। ठीक है, सीएनजी जो है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अतः इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है और यह पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। आप सभी लोग जानते हैं, इसी वजह से तो अभी जो है बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे बाइक्स जो है सीएनजी पर करवाए जा रहे हैं। टेम्पो वगैरह लगभग बहुत सारी चीजें सीएनजी पर चलाई जाती है। उसका दो बेनिफिट है, एक तो पर्यावरण को भी फायदा होता है, दूसरा साथ ही साथ जो है जो भी चालक है, जो भी मतलब कोई भी आप खुद के लिए खरीद रहे हैं, दूसरों को ऑटो सवारी वगैरह के लिए जैसे लगाए जाते हैं, तो वहां पर भी ये कम खर्चे में काम निपट जाता है। तो सीएनजी जो है बेटर रहता है। और साथ ही साथ ये क्या करेगा, इसमें कार्बन की संख्या कम है, मतलब कार्बन की मात्रा कम है। अब कार्बन कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैली गैसें हैं, वो भी क्या करेगा, कम उत्सर्जित करेगा। बस, तो इसलिए पर्यावरण के लिए ये हितकारक है। फिर पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में जो है पाई जाने वाली गैसों को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, तो पता ही होगा, पेट्रोलियम जहां से मिलता है उसके जस्ट ऊपर जो गैसें मिलती है वही प्राकृतिक गैसें हैं। ठीक, जब पेट्रोलियम का खनन किया जाता है तो उसके साथ प्राकृतिक गैसें भी बाहर आ जाती है, और प्राकृतिक गैस को जब उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है, भाई नेचुरल गैस निकल तो गई, अब नेचुरल गैस एजिटी थोड़ी यूज करेंगे। कोई भी चीज जो नेचर से हमें मिल रही है, क्या हम उसे डायरेक्ट यूज में लेते हैं, नहीं। तो जो प्राकृतिक गैस मिलेगी उसे भी डायरेक्ट यूज में नहीं लेंगे, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर संपीड़ित कराते हैं, कंप्रेस्ड करवाते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। सीएनजी गैस एलपीजी से भिन्न होती है, ये चीज जरूर ध्यान रखें, लेकिन कि जो सीएनजी है वो एलपीजी से अलग होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, वो क्या होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है, जबकि सीएनजी होती है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम का जब हम प्रभाजी आसवन किया जाता है, तब पेट्रोलियम के कई अवयवों के साथ मुक्त होने वाली गैसों को ही हम पेट्रोलियम गैस कहते हैं। तो जब हम पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन विधि से प्रभाजी आसवन करवाते हैं, वो करवाने पर पेट्रोलियम के कई अवयव जो होते हैं उनके साथ साथ में कई गैसें भी मुक्त होती है, और जो गैसें मुक्त होगी उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, उन्हीं को क्या कहेंगे, पेट्रोलियम गैसें कहेंगे। फिर इन्हीं पेट्रोलियम गैसों को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है, और जब गैस को उच्च ताप पर संपीड़ित करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड बनेगा, द्रव बनेगा। और जो द्रव बना वो बना किससे, प्राकृतिक गैस से।
तो इसीलिए उन्हीं प्राकृतिक गैस का अब क्या नाम हो जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित संपीड़ित, सॉरी द्रविड, अरे द्रवित पेट्रोलियम गैस नाम हो जाएगा, द्रविड और पता नहीं कहां कहां चला गया मैं भी, है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होती है। ये सिर्फ और सिर्फ सीएनजी और इसमें अंतर बताया गया है। एलपीजी आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, अंतर बताया है, हो सकता है एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ ले। तो एलपीजी की तुलना में सीएनजी जो है वो अधिक सुरक्षित गैस है, क्योंकि एलपीजी से हल्की होने के कारण यदि इसका रिसाव भी कहीं पर हो रहा हो तो ये वायु में फैल जाती है। अब ये चीज है ना, कई बार एग्जाम में आ जाती है कि एलपीजी ज्यादा बेटर है या सीएनजी। तो सीएनजी ज्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि सीएनजी जो है वो एलपीजी की तुलना में हल्की होती है, और जो हल्की गैस होगी वो अगर गलती से रिसाव हो भी जाए, जैसे सिलेंडर वगैरह कई बार लीक हो जाते हैं ना, तो मान लो ऐसा हो जाए कि सीएनजी गैस जो है रिसाव होना शुरू हो गया, तो एलपीजी गैस भारी होती है तो वो क्या होगी, जमीन पर टिकी रहेगी, यानी कि जो नीचे 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 फैली रहेगी। लेकिन अगर सीएनजी जो है वो ज्यादा हल्की है, तो जैसे ही वो रिसाव होगा तो वो ऊपर जाना शुरू होगी और उससे जो है नुकसान कम होगा, वो ऊपर उठ जाएगी, वातावरण में चली जाएगी। और इतने बड़े वातावरण में अब इतनी सी गैस, भाई एक आधा सिलेंडर ही तो रिसीव हो रहा होगा, रिसाव हो रहा होगा, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जबकि एलपीजी जो है वो भारी होने के कारण क्या होगा, नीचे ही नीचे जो है घूमती रहेगी, ठीक है, और नीचे ही नीचे जब सतह के पास में ही एकत्रित होगी तो वहां पर जो है ज्यादा खतरा है, ऑब्वियस सी बात है, और जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। सीएनजी के उपयोग जो है वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो ईंधन के रूप में सभी लोग जानते ही हैं, और दूसरा यातायात हेतु चलने वाले वाहनों में जो पेट्रोल है या डीजल है उसके स्थान पर भी अब हम जो है सीएनजी का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार सीएनजी का प्रयोग जो है बढ़ता जा रहा है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, और आप लोगों ने, कई लोगों ने तो है जो सीएनजी वाली ऑटो में बैठ के सवारी भी की होगी, बस में बैठे होंगे, बहुत सारी चीजें अब जो है सीएनजी पर संचालित आ रही है। ठीक है दोस्तों, आज अपन ने जो है सीएनजी और सीएफसी से रिलेटेड चीजें भी पढ़ ली है। अब इससे आगे की जो चीजें हैं उसको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।